सब्सक्राइब करिए यूट्यूब स्टडी चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए लेटेस्ट स्टडी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, आज हम दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हाँ, बर्फ की मोटी चादर में लिपटा ये विशाल इलाका आजकल दुनिया की बड़ी ताकतों की खींचतान का कह सकते एक अखाड़ा बन गया है। बिल्कुल। क्या ग्रीनलैंड अमेरिका का अगला निशाना है? और ये सवाल और भी जायज लगता है, खासकर वेनेजुएला में हुए हालिया अमेरिकी सैन्य दखल के बाद। सही। तो क्या ये विशाल द्वीप अब वॉशिंगटन की नजरों में चढ़ गया है? हाँ, आज की हमारी इस बातचीत का मकसद यही है कि हम उन वजहों को समझें, चाहे वो सैनिक हो, आर्थिक हो या फिर ऐतिहासिक, हाँ, जिनके चलते अमेरिकी दिलचस्पी ग्रीनलैंड में अचानक इतनी ज्यादा बढ़ रही है। चलिए इस मामले की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। अमेरिका वहां अपना असर डालने के लिए कई तरह के पैंतरे अपना रहा है। एक पूरी टाइमलाइन है इन घटनाओं की। जैसे जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर वहां पहुंचे और उन पर आरोप लगे कि वो मुफ्त खाने और वो मागा हेड के बदले स्थानीय लोगों को कैमरे पर ला रहे थे, अमेरिका के पक्ष में बोलने के लिए। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, और ये तो बस शुरुआत थी। इसके ठीक बाद मार्च में उपराष्ट्रपति जोडी वेंस का दौरा ही रद्द हो गया। क्यों? क्योंकि वहां के कारोबारियों ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा। और वेंस ने इसका ठीकरा डेनमार्क पर फोड़ दिया। कहा कि वो पिट्यूफिक्स स्पेस बेस पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए सब करवा रहा है। मतलब सीधी सीधी डिप्लोमेटिक तनातनी। बिल्कुल। और फिर मामला और गंभीर हो गया। हाँ। मई में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ग्रीनलैंड में जासूसी तेज करने के आदेश मिले और अगस्त आते आते तो ये खबरें छपने लगी कि अमेरिकी ऑपरेटिव्स वहां एक प्रभाव अभियान चला रहे हैं। लोगों को डेनमार्क से आजादी के लिए उकसाने का अभियान। सही। और अगर किसी को लगे कि ये सब गुपचुप हो रहा है तो ऐसा भी नहीं है। अच्छा। आज की तारीख में भी नूख में जो अमेरिकी दूतावास है वो सोशल मीडिया पर अमेरिकी विदेश नीति का प्रचार करने के लिए डेनिश और ग्रीनलैंडिक भाषा जानने वाले इंटर्न्स की भर्ती कर रहा है। तो यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कोई एक तरफा कोशिश नहीं है। इसमें डिप्लोमेटिक दबाव भी है, जनता की सोच बदलने की कोशिश भी है और जासूसी भी। ये पूरी की पूरी मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी है। हाँ, एक माइंड गेम की कोशिश है ताकि वहां के समाज और राजनीति की सोच को ही बदल दिया जाए। तो सवाल यही उठता है कि बर्फ से ढकी जमीन के लिए इतनी मारामारी क्यों? आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है? बात सिर्फ इसके साइज की तो नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात है इसकी लोकेशन की। भू राजनीति में लोकेशन ही सब कुछ है। और ग्रीनलैंड ऐसी जगह पर है जो उत्तरी अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। इसके 4 मुख्य सैनिक कारण बताते हैं। ओके, तो पहला क्या है? पहला है GI-UK गैप पर कंट्रोल। GI-UK गैप। हाँ, ये ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूके के बीच का समुद्री रास्ता है। अगर रूस की पनडुब्बियों को अटलांटिक महासागर में घुसने से रोकना है तो इस रास्ते पर नजर रखना बेहद जरूरी है। समझ गए। तो जिसके पास ग्रीनलैंड है वो इस रास्ते का गेटकीपर है। बिल्कुल। और दूसरा, आपने पिट्यूफिक्स स्पेस बेस के बारे में पढ़ा होगा। हाँ। वो अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आंख और कान जैसा है। हाँ। अगर कोई मिसाइल उत्तरी ध्रुव के ऊपर से अमेरिका की तरफ आती है तो सबसे पहले चेतावनी यहीं से जारी होती है। हाँ। और साथ ही अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स पर नजर रखने के लिए भी ये बेस बहुत जरूरी है। ये एक तरह का एडवांस वार्निंग सिस्टम है। और हवाई मार्गों का भी जिक्र है। हाँ, ये तीसरा पॉइंट है। उत्तरी अमेरिका के लिए सबसे छोटे हवाई रास्ते ग्रीनलैंड के ऊपर से ही गुजरते हैं। ये वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच लगभग आधा रास्ता है। और चौथा, जो शायद आज के समय में सबसे अहम है, वो है पूरे आर्कटिक पर दबदबा। बिल्कुल। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, आर्कटिक का भविष्य दांव पर है। वहां के नए समुद्री रास्ते, बेशकीमती संसाधन, जिसके कंट्रोल में ग्रीनलैंड होगा, उस बहस में उसकी आवाज सबसे बुलंद होगी। तो अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ एक द्वीप पर कब्जे का मामला नहीं है। ये तो दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी अहम जगह पर कंट्रोल करने जैसा है जहां से आप पूरी बाजी पलट सकते हैं। बिल्कुल। जैसे दुनिया के व्यापार के लिए स्वेज नहर या पनामा नहर है, वैसे ही आर्कटिक की सैनिक रणनीति के लिए ये GI-UK गैप है। हाँ, ये एक चोक पॉइंट है। और पिघलती बर्फ के साथ इस चोक पॉइंट का महत्व हर दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो रणनीतिक तौर पर यह जगह बहुत जरूरी है। लेकिन अमेरिका का दावा सिर्फ इतना ही नहीं। ट्रंप प्रशासन ने इसे एक तात्कालिक खतरे के तौर पर पेश किया था। हाँ, कि ग्रीनलैंड रूसी और चीनी जहाजों से घिरा हुआ है, जो हकीकत से काफी अलग लगता है। हाँ,
और यहीं पर इन दस्तावेजों की पड़ताल करने पर कहानी थोड़ी बदल जाती है। दावा ये था कि ग्रीनलैंड के आसपास रूसी और चीनी नौसेना का जमावड़ा है। लेकिन असल में दरअसल उनकी ज्यादातर गतिविधियां बेरेंस और बेरिंग सागर में होती हैं, जो ग्रीनलैंड के तट से हजारों मील दूर है, अलास्का के पास। ओ, बहुत दूर। हाँ, अमेरिकी कोस्ट गार्ड का सामना इन जहाजों से वहां होता है, ग्रीनलैंड के पास नहीं। तो क्या ये एक तरह का मतलब बनावटी संकट खड़ा करने की कोशिश थी ताकि दखल देने का बहाना मिल सके? ये विश्लेषण तो यही इशारा करता है। स्रोतों का कहना है कि ग्रीनलैंड पर इतना जोर देना आर्कटिक की असली सुरक्षा चुनौतियों से ध्यान भटकाने जैसा है। और अमेरिका की जो भी जायज चिंताएं हैं, उन्हें अपने नेटो सहयोगी डेनमार्क के साथ मिलकर सुलझाया जा सकता था, न कि उस पर इस तरह का दबाव बनाकर। ये एक बहुत ही आक्रामक रवैया है। बिल्कुल। तो अगर फौरी सैनिक खतरा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई और बड़ी वजह होनी चाहिए। और आम तौर पर वो वजह पैसा होती है। हाँ, क्या बर्फ के नीचे कोई खजाना छिपा है? खजाना कहना गलत नहीं होगा, बर्फ के नीचे का खजाना ही कहते हैं। और जलवायु परिवर्तन की वजह से ये खजाना अब धीरे धीरे मतलब हाथ आने की हद में आ रहा है। किस तरह के खजाने की बात कर रही हैं आप? 3 मुख्य चीजें हैं। पहली, खनिज। ग्रीनलैंड में चीन के बाहर रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ खनिजों का सबसे बड़ा भंडार है। इसमें नियोडीमियम जैसा तत्व भी शामिल है, जो आपके स्मार्टफोन से लेकर लड़ाकू जहाजों के इंजन तक हर आधुनिक तकनीक के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी और डिफेंस के लिए कच्चे माल का एक विशाल स्रोत। ओके। और दूसरा है ऊर्जा। अनुमान है कि वहां समुद्र के नीचे 50 अरब बैरल तेल और लगभग 4.19 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस हो सकती है। 50 अरब बैरल। हाँ, और तीसरी चीज जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो है पानी। अंटार्कटिका के बाहर दुनिया का 2/3 ताजा पानी ग्रीनलैंड की इसी बर्फ की चादर में जमा है। भविष्य में जब पानी की किल्लत होगी, तो आप इसकी कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। सही बात है। और इन सब के साथ साथ पिघलती बर्फ से नए व्यापारिक रास्ते भी खुल रहे हैं ना, जैसे नॉर्थ वेस्ट पैसेज। हाँ बिल्कुल, ये रास्ते एशिया से यूरोप और उत्तरी अमेरिका जाने का समय हफ्तों कम कर सकते हैं। अनुमान है कि 2050 तक दुनिया का 5% शिपिंग इन्हीं नए आर्कटिक रास्तों से होने लगेगा। तो जब आप इन सबको एक साथ देखते हैं, खनिज, तेल, गैस, पानी और नए शिपिंग रूट, तो आपको समझ आता है कि अमेरिका की दिलचस्पी इतनी गहरी क्यों है। ये सुनने में तो किसी सोने की खान जैसा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि वहां जाकर बस खुदाई शुरू करनी है। ये इतना आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ये सुनने में किसी खजाने के नक्शे जैसा लगता है ना? एक बहुत बड़ा लेकिन भी छिपा है। अच्छा। असल में ये खजाना एक ऐसी तिजोरी में बंद है जिसकी चाबी मिलना लगभग नामुमकिन है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की बात कर रहे हैं ना? मैंने पढ़ा कि वहां शहरों को जोड़ने वाली सड़कें तक नहीं है। सड़कें तो छोड़िए, पूरे द्वीप पर ढंग का एक ही कमर्शियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सिर्फ एक? हाँ, अगर किसी कंपनी को वहां माइनिंग करनी है तो उसे जीरो से शुरुआत करनी होगी। अपना बंदरगाह बनाना होगा, अपनी सड़कें बनानी होंगी, अपने कर्मचारियों के लिए घर और पावर प्लांट बनाने होंगे। बिल्कुल। ये अरबों डॉलर का निवेश है, वो भी बिना किसी गारंटी के कि आखिर में कुछ हाथ लगेगा भी या नहीं। और वहां के स्थानीय लोगों और राजनीति का भी तो एक पहलू है। 2021 के चुनावों का जिक्र है। हाँ, वो दूसरी बड़ी बाधा है। 2021 में जो पार्टी चुनाव जीती, वो इसी वादे पर जीती थी कि वो पर्यावरण की रक्षा करेगी, और उन्होंने आते ही यूरेनियम और तेल गैस की खोज पर पाबंदी लगा दी। तो जिस खजाने को निकालने के लिए निवेशक पैसा लगाना चाहते हैं, उस पर तो वहां की सरकार ने ही ताला लगा दिया है। सही। और एक तीसरी हकीकत भी है, ग्रीनलैंड की डेनमार्क पर आर्थिक निर्भरता। ये शायद सबसे बड़ी सच्चाई है। ग्रीनलैंड को डेनमार्क से हर साल 5.6 अरब क्रोनर यानी लगभग 80 करोड़ डॉलर की सब्सिडी मिलती है। ये उनके कुल बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस पैसे की भरपाई कैसे होगी? उसके लिए ग्रीनलैंड को हर 2 साल में एक बहुत बड़ी माइनिंग या तेल की परियोजना शुरू करनी होगी, जो आज के हालात में पूरी तरह से अवास्तविक है। इसीलिए लुमिनस सस्टेनेबल मटेरियल्स के सीईओ ब्रायन हेनरहान ने कहा था, ग्रीनलैंड में निवेश करना कमजोर दिल वालों का काम नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब खजाना तो है, लेकिन वो जमीन में इतनी गहराई में और इतने तालों के पीछे बंद है कि उसे निकालना फिलहाल बहुत मुश्किल है। ये कोई तुरंत अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत लंबा और अनिश्चित खेल है। ये दिखाता है कि अमेरिका की दिलचस्पी शायद फौरी आर्थिक फायदे से ज्यादा एक लंबी अवधि की रणनीतिक सोच पर आधारित है। अमेरिका की ग्रीनलैंड में दिलचस्पी कोई आज की या ट्रम्प के जमाने की नहीं है। नहीं, ये कहानी तो बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी? 150 साल से भी ज्यादा पुरानी। ये कहानी 1867 से शुरू होती है, जब अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा था। हाँ, उसी वक्त के विदेश मंत्री विलियम सीवर्ड ने ग्रीनलैंड और आइसलैंड को भी खरीदने पर विचार किया था। 1867 मतलब सिविल वॉर के ठीक बाद। बिल्कुल, और ये सिलसिला रुका नहीं। 1910 में अमेरिका ने डेनमार्क को ऑफर दिया कि तुम फिलीपींस के कुछ हिस्से ले लो और बदले में हमें ग्रीनलैंड दे दो। फिर 1946 में भी कोशिश हुई थी। हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने गुपचुप तरीके से डेनमार्क को $10 करोड़ सोने में देने की पेशकश की। और शीत युद्ध के दौरान तो थुलेयर बेस बनी गया। हाँ, और उसने ग्रीनलैंड को अमेरिकी रक्षा रणनीति का एक अहम हिस्सा बना दिया। तो पिछले 150 सालों में वजहें बदलती रहीं, कभी जहाजों के लिए कोयला स्टेशन, फिर हवाई जहाजों के लिए रूट और आज मिसाइल डिफेंस, लेकिन जमीन वही रही। यही सबसे आकर्षक बात है। तकनीक बदल गई, दुश्मन बदल गए, लेकिन भूगोल का महत्व वो वैसा का वैसा ही है। आज जो हो रहा है वो बस उसी लंबी कहानी का एक नया अध्याय है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक विदेश नीति नहीं, एक जुनून जैसा लगता है जो अमेरिकी सत्ता के गलियारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। तो इन सब का क्या मतलब है? हम एक बहुत ही उलझी हुई शतरंज की बिसात देख रहे हैं, जहां 3 मुख्य खिलाड़ियों के हित आपस में टकरा रहे हैं। हाँ, और तीनों की स्थिति बहुत नाजुक है। एक तरफ अमेरिका है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक फायदे के लिए इस द्वीप को हासिल करना चाहता है, और इसके लिए वो ताकत या पैसे का जोर लगाने को तैयार है। बिल्कुल। दूसरी तरफ डेनमार्क है जो अपनी संप्रभुता, अपने आत्मसम्मान को बचाने की कोशिश कर रहा है। और विडंबना देखिए कि उसे ये खतरा किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही सबसे बड़े नेटो सहयोगी से महसूस हो रहा है। सही, और इन दोनों के बीच में फंसा है ग्रीनलैंड। वो डेनमार्क से पूरी आजादी तो चाहता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि आजाद होते ही वो अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने अकेला और कमजोर पड़ जाएगा। तो वो डेनमार्क से आजादी और अमेरिका द्वारा विलय के बीच एक पतली रस्सी पर चल रहा है। बिल्कुल, एक बयान इस स्थिति को बहुत अच्छे से बताता है जो शायद ग्रीनलैंड की सरकार की तरफ से आया था। ग्रीनलैंड व्यापार के लिए खुला है, लेकिन बिक्री के लिए नहीं, और यही बात इस स्थिति को इतना अस्थिर बनाती है। अमेरिका का ये आक्रामक रवैया पारंपरिक कूटनीति को सीधी चुनौती है। ये मामला अब सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं रहा। ये आर्कटिक के भविष्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियमों को लेकर बड़े सवाल खड़े करता है। हाँ, क्या ताकतवर देश आर्थिक और सैनिक दबाव का इस्तेमाल करके छोटे देशों से उनकी जमीन या संसाधन छीन सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत खतरनाक मिसाल कायम करेगा। जमीन और संसाधनों के संघर्ष की कहानी नहीं बताते। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, ये सिर्फ नए व्यापारिक रास्ते और खनिजी नहीं खोल रही, बल्कि ये 150 साल पुराने महत्वाकांक्षाओं और नए तनावों को भी सतह पर ला रही है। बिल्कुल। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है, इस बदलती दुनिया में क्या ग्रीनलैंड जैसे रणनीतिक भूभाग पर किसी एक देश की संप्रभुता की अवधारणा पर पुनर्विचार करने की जरूरत है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। किसी एक देश के लिए एक ऐसे संसाधन का मालिक होने का क्या मतलब है जो शायद पूरे ग्रह के भविष्य के लिए अहम हो?